11 मार्च 2026 ग्रीस के लारिसा शहर में दोपहर के समय एक आदमी कैमरा आसमान की ओर उठाता है और फिल्माना शुरू करता है। वह ग्रीक वायुसेना के एक अड्डे के पास रहता है। उसका एक पुराना शौक है वहां उतरने वाले सैन्य विमानों की तस्वीरें लेना। और उस दोपहर वह ऊपर देखकर पहचान नहीं पाता कि क्या देख रहा है। रनवे पर एक विमान उतरता है जिसमें पूंछ या पायलट नहीं दिखता। उसका आकार एक पंख जैसा है, मानो कोई काली स्टिंगरे आसमान को चीरती हुई जा रही हो। वह शांत, विशाल है और लारिसा में उतरने वाली चीजों से बिल्कुल अलग है। जो उसने अभी अभी फिल्माया वही विमान है जिसे अमेरिका ईरान में छिपे लक्ष्यों को खोजने में इस्तेमाल कर रहा है। आधिकारिक तौर पर यह विमान अस्तित्व में नहीं है। पेंटागन उसका नाम तक पुष्टि करने से इनकार करता है और इस परियोजना को इतनी चुप्पी में विकसित किया गया कि 1 दशक से भी अधिक समय तक खुद अमेरिकी वायुसेना के जनरलों को भी इसके विवरणों तक पहुंच नहीं थी। लेकिन इतनी गोपनीयता कोई संयोग नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि 15 साल पहले अमेरिका को ऐसे अपमान का सामना करना पड़ा कि उन्होंने कसम खाई कि वे दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। उस अपमान से पहले समझना जरूरी है कि यह विमान क्या कर सकता है, क्योंकि यहीं से कहानी अजीब होती है। इसमें पायलट नहीं है। सारी कमान एक ऑपरेटर के हाथ में होती है जो अमेरिकी जमीन पर बैठा होता है और अक्सर विमान से हजारों किलोमीटर दूर होता है। महाद्वीपों को पार करने की क्षमता के साथ ये विमान लगभग पृथ्वी के किसी भी हिस्से में काम कर सकता है। यह लगातार 24 घंटे हवा में रह सकता है, पूरा दिन बिना उतरे उड़ना। यह इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, लगभग 20,000 मीटर की ऊंचाई पर, कि वहां से ऊपर का आसमान काला दिखने लगता है। आप पृथ्वी की गोलाई देख सकते हैं। वहीं से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों के अनुसार इसकी पहुंच 20,000 किलोमीटर से अधिक है। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो ये पृथ्वी के चारों ओर आधे से भी ज़्यादा चक्कर लगाने के बराबर है, और ये सब दुश्मन के रडार से बचे रहते हुए होता है। इसे मशहूर बॉम्बर B-2 से भी ज़्यादा रडार से बच निकलने वाला माना जाता है। F-22 और F-35 लड़ाकू विमानों से भी ज़्यादा रडार से बच निकलने वाला। अमेरिकी सैन्य विमानन की सितारे प्रेस ने इस विमान को RQ-180 नाम दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये अब तक अमेरिका का सबसे अदृश्य विमान है। इसका असली काम सिर्फ एक ही है, ऐसी चीजें ढूंढना जिन्हें दुश्मन छुपाने की कोशिश कर रहा है। मिसाइलें, मोबाइल लॉन्चर, भूमिगत ठिकाने और रात में चलने वाले काफिले। लेकिन वो सवाल जो दुनिया भर की सैन्य खुफिया एजेंसियां लारिसा की उस दोपहर से पूछती आ रही हैं, मुद्दा ये नहीं कि विमान क्या करता है, बल्कि ये है कि ये अस्तित्व में क्यों है। और इसे समझने के लिए हमें दिसंबर 2011 के एक खास दिन पर वापस जाना होगा। एक दिन जिसने हमेशा के लिए अमेरिका की सैन्य रणनीति बदल दी। वो 5 दिसंबर था और उस दिन एक अमेरिकी अल्ट्रा गुप्त ड्रोन ईरान और अफगानिस्तान की सीमा के पास उड़ रहा था। उसका नाम था RQ-170 सेंटिनल। वो उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे उन्नत जासूसी ड्रोन था। ठीक वही मॉडल जिसने कुछ महीने पहले ओसामा बिन लादेन के छिपने की जगह पर नजर रखी थी, उस ऑपरेशन के दौरान जिसमें पाकिस्तान में अल कायदा के नेता को मार गिराया गया था। लेकिन उस रात कुछ गड़बड़ हुई थी। ड्रोन जो अफगानिस्तान में अमेरिकी बेस लौटना था, नीचे उतरने लगा। उसे मार गिराया नहीं गया था, उस पर कोई मिसाइल नहीं लगी थी। वह बस लगभग पूरी तरह सही सलामत ईरानी इलाके में उतर गया। कुछ दिन बाद ईरान ने बताया कि उसने क्या किया था। ईरान की एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाई ने ड्रोन की अमेरिकी बेस से संचार व्यवस्था को जाम कर दिया। फिर ईरानियों ने विमान के GPS सिस्टम को धोखा दिया। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वह अफगानिस्तान अपने घर लौट रहा है, जबकि असल में वो सीधे ईरानी क्षेत्र में उतर रहा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को आज भी शक है कि उस रात ईरानियों द्वारा इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक असल में रूस से आई थी।
अमेरिकी ड्रोन ईरानियों के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित गिर गया। अमेरिका के सबसे गुप्त सैन्य उपकरणों में से एक मानो थाली में सजाकर सौंप दिया गया हो। राष्ट्रपति बराक ओबामा को सार्वजनिक रूप से विमान वापस मांगना पड़ा, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। अमेरिकी अनुरोध के प्रतीकात्मक जवाब में एक ईरानी कंपनी ने कहा कि वह पकड़े गए ड्रोन की खिलौना मिनिएचरें व्हाइट हाउस भेजेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के चेहरे पर सीधी खिल्ली उड़ाई गई। अगले वर्षों में ईरानी इंजीनियरों ने ड्रोन को एक एक करके खोल दिया। उन्होंने वही किया जिसे सैन्य लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। उन्होंने हर एक पुर्जे का अध्ययन किया ताकि पता चल सके कि अमेरिकी तकनीक अंदर से कैसे काम करती है। और 2016 में उन्होंने अमेरिकी विमान की अपनी कॉपियां दुनिया के सामने पेश की। ईरानी ड्रोन उस तकनीक पर आधारित थे जो उन्होंने चुराई थी। यह अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे बड़े तकनीकी अपमानों में से एक था। और उसी समय पेंटागन के अंदर ये फैसला लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका को एक नया जासूसी ड्रोन चाहिए था। एक ऐसा ड्रोन जिसे दुनिया का कोई भी देश न तो गिरा सके, न पकड़ सके और न ही उसकी नकल कर सके, और जिसे इतनी कड़ी गोपनीयता में रखा जाए कि अगर कोई उसकी मौजूदगी पर शक करे तो वह सही हो। और जिसे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला वो थी नॉर्थरोप ग्रुमन, वही कंपनी जिसने दशकों पहले मशहूर B-2 बॉम्बर बनाया था। उसने बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के खिलाफ एक गुप्त प्रतियोगिता जीती और 2008 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसका विकास एरिया 51 के अंदर हुआ, जो नेवादा के रेगिस्तान में एयर फोर्स का अल्ट्रा सीक्रेट बेस है। वही जगह जहां मशहूर जासूसी विमान जैसे U-2 और SR-71 ब्लैकबर्ड बने थे। पहली उड़ान अगस्त 2010 में हुई, पूरी तरह से चुपचाप, बिना किसी घोषणा, बिना मीडिया, बिना फोटो के। कम से कम 9 प्रोटोटाइप बनाए गए थे इससे पहले कि यह ड्रोन 2017 में सक्रिय सेवा में आया। आज विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऐसी 1 दर्जन से ज्यादा विमान उड़ रहे हैं, वो भी पूरी तरह से चुपचाप। और सबसे अजीब बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को एयरफोर्स के गोपनीय बजट से फंड किया गया था। इसका मतलब है कि ये पैसा अमेरिकी टैक्स पेयर्स का था, जिसे कांग्रेस ने मंजूरी दी, लेकिन ज्यादातर सांसदों को नहीं पता था कि ये कहां जा रहा है। अनुमान है कि सालों में इस प्रोजेक्ट में दसियों अरब डॉलर लगाए गए। पेंटागन ने इस विमान को 10 साल तक जनता से छुपाए रखा। फिर 2020 में इंस्टाग्राम पर एक फोटो आई। एक शौकिया फोटोग्राफर ने कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में एडवर्ड्स एयर बेस के पास बहुत ऊपर उड़ती अजीब आकृति की तस्वीर ली थी। उस धुंधली फोटो में दुनिया ने पहली बार RQ-180 को देखा। खुद वायुसेना के अंदर विमान पर काम करने वाले इंजीनियरों ने उसे अजीब अजीब उपनाम दिए। सबसे प्रसिद्ध बड़ा सफेद चमगादड़, जो विमान के आकार और इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि शुरुआती प्रोटोटाइप सफेद रंग में रंगे गए थे। लेकिन इसका एक दूसरा उपनाम भी है और वह और भी अजीब है, शिकाका। ये वही पवित्र सफेद चमगादड़ है जो फिल्म एस वेंचुरा 2 में जिम कैरी के साथ दिखा था। अमेरिकी सैन्य इतिहास का सबसे महंगा और सबसे गुप्त जासूसी विमान, जिसे उसके अपने ऑपरेटरों ने 90 के दशक के एक कॉमेडी किरदार का उपनाम दिया था। आज जो यूनिट इस ड्रोन को संचालित करती है, 74वीं टोही स्क्वाड्रन, उसके आधिकारिक प्रतीक चिन्ह पर एक सफेद चमगादड़ बना हुआ है। और स्क्वाड्रन का आदर्श वाक्य एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है प्रवेश की अनुमति है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 15 वर्षों से अधिक समय तक एक ऐसे विमान पर दसियों अरब डॉलर खर्च किए जो आधिकारिक रूप से कभी अस्तित्व में नहीं था और जो आधिकारिक तौर पर कभी भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन 2026 की शुरुआत में इंतजार खत्म हो गया। 28 फरवरी 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने
ईरान के खिलाफ एक सैन्य हमला शुरू किया जो इतिहास में दर्ज हो गया। इस ऑपरेशन का नाम था फ्यूरिया एपिका। शुरुआती दिनों में अमेरिकियों ने ईरान की उच्च सैन्य कमान, वायुसेना और नौसेना का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई खुद तेहरान में अपने कार्यालय के अंदर एक समन्वित हमले में मारे गए। ईरान के लिए यह देश के हालिया इतिहास में अभूतपूर्व सैन्य अपमान की शुरुआत थी। लेकिन इन सभी तेज जीतों के बीच एक समस्या थी जिसे पेंटागन हल नहीं कर पा रहा था। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें। युद्ध की शुरुआत में ईरान के पास लगभग 500 मोबाइल मिसाइल लॉन्चर थे। ये लॉन्चर एक बुरा सपना है। किसी भी वायुसेना के लिए, क्योंकि ये एक जगह नहीं रहते। इनमें से कई भेष बदले हुए ट्रक होते हैं जिन्हें आम वाहनों, डिलीवरी ट्रकों या सामान्य ट्रांसपोर्ट की तरह रंगा जाता है। वे भूमिगत ठिकानों में छिपे रहते हैं, कुछ ही मिनटों के लिए बाहर निकलते हैं ताकि इजराइल पर मिसाइल दाग सके और फिर किसी के पकड़ में आने से पहले दोबारा गायब हो जाते हैं। ये समस्या नई नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले भी इस समस्या से जूझ चुका है। गल्फ युद्ध में 1991 में सद्दाम हुसैन ने इराकी मोबाइल लॉन्चरों का उपयोग करके इजराइल पर दर्जनों स्कड मिसाइलें दागी। अमेरिकी गठबंधन उस समय की सारी तकनीक के बावजूद कभी भी उन लॉन्चरों को सही से खोज और नष्ट नहीं कर सका। ये युद्ध की सबसे बड़ी सैन्य संचालन संबंधी शर्मिंदगी में से एक थी। उस समय दोनों पक्ष अभी भी एक जैसी हथियारों से लड़ रहे थे, आदमी, ट्रक, रडार। लेकिन 2026 में वो समानता अब नहीं रही। ऐसे लक्ष्य को मारने के लिए आपको ऐसी चीज चाहिए थी जो अमेरिका के पास 2026 तक असली संघर्ष में नहीं थी। आसमान में एक ऐसी नजर जो दुश्मन के ऊपर पूरे दिन मंडरा सकती है, जमीन पर जो कुछ भी हिलता है उसे देख सके और खुद का पता ना चलने दे। आपको RQ-180 की जरूरत है। ड्रोन 20,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है और ईरानी जमीन को GMTI नामक रडार सिस्टम से स्कैन करता है। इस रडार की एक खास भूमिका है। ये सतह पर किसी भी चीज की हलचल पकड़ सकता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। रात में सुनसान सड़क पर चल रहा ट्रक रडार देख सकता है। लॉन्चर किसी छिपने की जगह से निकलकर फायरिंग की तैयारी कर रहा है। रडार ये भी देख सकता है ये सब कुछ रियल टाइम में होता है और किसी भी स्थिति में, दिन, रात, बारिश, रेतीला तूफान, जो कुछ भी वह देखता है वह उसी समय अमेरिकी कमांड सेंटर्स और मिशन पर मौजूद अपने विमानों को भेज देता है। B-2 बॉम्बर्स और F-35 फाइटर्स को कोऑर्डिनेट्स मिल जाती है और वही हमला करते हैं। RQ-180 बाकी ड्रोन से अलग है। ये बम या मिसाइल नहीं ले जाता। इसका काम सिर्फ एक है, ढूंढना। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले 24 घंटों में ईरान ने इजराइल और मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल बौछार थी। लगातार कई दिनों तक ईरानी हमला जारी रहा, लेकिन युद्ध के 8वें दिन कुछ बदल गया था। ईरानी मिसाइलों के प्रक्षेपण की गति पहले दिन की क्षमता के केवल 10% तक गिर गई थी। मध्य पूर्व की सबसे बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल ताकत लगभग 0 पर आ गई थी, सिर्फ 7 दिनों में। और जानते हैं ये कैसे हुआ? आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि RQ-180 ऊपर था। 24 घंटे कभी दिखाई नहीं दिया। हर बार जब कोई ईरानी लॉन्चर छुपकर बाहर आता और फायरिंग की तैयारी करता, ड्रोन का रडार उसे पकड़ लेता। निर्देशांक तुरंत कमांड सेंटर्स तक पहुंचते थे और कुछ ही मिनटों में एक F-35 फाइटर या एक B-2 बॉम्बर बाकी काम कर देता था। सैकड़ों मिसाइलें अपने डिपो में ही नष्ट कर दी गई, इससे पहले कि उन्हें दागने के लिए तैयार भी किया जाता।
मोबाइल लॉन्चर, जिन्हें दशकों तक लगभग असंभव माना जाता था पकड़ना, ईरानी रेगिस्तान में ही ढूंढ लिए गए और उन पर हमला किया गया इससे पहले कि वे फायर कर पाते। युद्ध की शुरुआत में ईरान के पास लगभग 500 लॉन्चर थे, जिनमें से 300 से अधिक नष्ट कर दिए गए। कुछ ही हफ्तों में पूरी ताकत का 70%। वही मिशन जिसने 1991 में इराक में संयुक्त राज्य अमेरिका को अपमानित किया था, 2026 में ईरान में पूरा किया गया। लेकिन युद्ध के इस चरण में कुछ ऐसा हुआ जो पेंटागन कभी नहीं चाहता था कि हो। एक विफलता। 11 मार्च 2026 को RQ-180 ने ऐसी लैंडिंग की जिसने उसे 15 सालों में पहली बार नागरिक गवाहों के सामने दिन के उजाले में विदेशी जमीन पर ला दिया। ये जगह थी लारिसा, ग्रीस में, और कागज पर ग्रीस का चुनाव पूरी तरह से समझ में आता है। लारिसा ईरानी क्षेत्र से सिर्फ 2 घंटे की उड़ान की दूरी पर है। ये नाटो का एक बेस है जो अमेरिका के सहयोगी देश में स्थित है। यहाँ आधारभूत संरचना, सुरक्षा और एक दिलचस्प चीज भी है। ग्रीस दुनिया के सबसे सख्त देशों में से एक है जब बात सैन्य ठिकानों की तस्वीरें खींचने की आती है। पर्यटकों को सिर्फ विमानों के टेल नंबर नोटबुक में लिखने पर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप लंबी जेल की सजा हो सकती है। सिद्धांत रूप में यह अदृश्य ड्रोन छुपाने के लिए सही जगह थी, लेकिन इसमें एक बात थी जो किसी ने नहीं समझी थी। पिछले कुछ वर्षों में लारिसा में 2 नए हैंगर बनाए गए हैं जो बाकी बेस से अलग थलग है। वे वहां पहले से मौजूद आम अमेरिकी ड्रोन के लिए बहुत बड़े हैं। इन्हें क्यों बनाया गया? ग्रीक या अमेरिकी सरकार ने कभी स्पष्टीकरण नहीं दिया। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ये हैंगर गुप्त रूप से RQ-180 को रखने के लिए बनाए गए थे। 11 मार्च को उस विमान को तय समय से पहले उतरना पड़ा, दोपहर के समय, किसी भी ऐसे व्यक्ति की नज़र में जो ऊपर देख रहा था। कुछ सैन्य विश्लेषकों को लगता है यह तकनीकी आपातकाल था, जबकि कुछ मानते हैं युद्ध की तेजी से अमेरिकियों के पास छुपाने का तरीका नहीं था। जब स्थानीय ग्रीक प्रेस ने पहली तस्वीरें प्रकाशित की तो रिपोर्टरों ने एक स्वाभाविक गलती कर दी। उन्हें लगा कि यह एक भी 2 बम वर्षक था। आकार मिलता जुलता था, उसका माप लगभग उतना ही था। सैन्य खुफिया विशेषज्ञों को पुष्टि करने में कुछ दिन लगे, जिसका अंदाजा विशेषज्ञ पहले ही लगा चुके थे। ये RQ-180 था। पहली बार इसे साफ साफ फोटो में देखा गया। दिन में एक सक्रिय युद्ध के दौरान एक मित्र बेस पर उतरते हुए। इसका उपनाम जल्दी ही पड़ गया। सैन्य उत्साही लोगों ने वहां दिखाई देने वाले विमान का नाम लारिसा की लेडी रख दिया। अब हम कहानी की शुरुआत पर लौटते हैं। वो ग्रीक आदमी जो अपनी उम्र भर की हॉबी को फिल्मा रहा था, कैमरे में ऐसी तस्वीर कैद कर बैठा जिसे दुनिया की खुफिया एजेंसियां 10 साल से ढूंढ रही थी। रूस, चीन, ईरान, सभी ने सालों तक यह पता लगाने की कोशिश की कि RQ-180 नीचे से कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से सेंसर थे और विमान का सटीक आकार क्या था। लारिसा के एक ग्रीक ने अनजाने में वीडियो में सब कुछ दिखा दिया। पिछले ऐसे ही मामलों में ग्रीस में सैन्य ठिकानों की तस्वीरें लेने वाले लोग जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी ग्रीक या अमेरिकी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वीडियो ऑनलाइन रहा, पूरी दुनिया में फैल गया और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे गुप्त ड्रोन की अब तक की सबसे विस्तृत प्रकाशित छवि बन गई। यहाँ सवाल है, किसी ने कुछ क्यों नहीं किया? शायद तब तक नुकसान हो चुका था, कोई भी कदम और ध्यान आकर्षित करता। लेकिन एक और बड़ा सवाल है जो ग्रीक और उसके कैमरे से भी आगे जाता है। अमेरिका ने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? सच्चाई यह है कि RQ-180 को ईरान को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था, इसे एक और भी बड़े दुश्मन को ध्यान में रखकर बनाया गया था, चीन। आज चीन के पास हजारों मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, एक बढ़ता हुआ परमाणु शस्त्रागार है और उसकी सेना तेजी से आधुनिक हो रही है। और
भविष्य में अगर अमेरिका और चीन के बीच कोई संघर्ष होता है तो RQ-180 अमेरिकी रणनीति का मुख्य हिस्सा होगा, जिससे इस शस्त्रागार को ढूंढा और निष्क्रिय किया जा सके। ईरान के खिलाफ इस ड्रोन का इस्तेमाल करना सिद्धांत रूप में एक बर्बादी है। ये देश की सबसे गुप्त संपत्ति को एक द्वितीयक संघर्ष में जोखिम में डालना है, जबकि असल में इसे उस युद्ध के लिए संभाल कर रखना चाहिए जो अभी हुआ ही नहीं है। पेंटागन ने यह जोखिम स्वीकार किया और यह कुछ बातें बताता है ना? यह बताता है कि ईरान में युद्ध आधिकारिक बयानों से कहीं ज्यादा गंभीर है। ये दिखाता है कि अमेरिका जीत के लिए अपने बड़े रहस्य भी उजागर करने को तैयार है, और यह भी दर्शाता है कि शायद पेंटागन को जल्द ही उससे भी अधिक उन्नत एक ड्रोन की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसा जो अभी भी छुपा हुआ है। दुनिया ने ऐसा पहले नहीं देखा, यही अमेरिकी ब्लैक बजट की तर्क है। जबकि लोग RQ-180 को जानते हैं, एरिया 51 में कोई पहले ही अगली चीज पर काम कर रहा है। लारिसा की लेडी परछाइयों से बाहर आ गई है और अब वह हर दिन ईरान के आसमान पर उड़ती है। लेकिन अगला सफेद चमगादड़ जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है, यही असली कहानी हो सकती है। और यहीं पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। ऐसी जंग जहां एक ओर 20,000 मीटर ऊंचाई पर अदृश्य ड्रोन है और दूसरी ओर भेष बदले ट्रकों के सहारे रेगिस्तान में छिपकर लड़ रहा है, क्या इसे अब भी जंग कहा जा सकता है, या फिर ये अब कुछ और बन चुका है? अपना जवाब कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो मददगार लगा तो ऐसे व्यक्ति से साझा करें जिसे पर्दे के पीछे की बातें पसंद है। नए विश्लेषणों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।